नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर पुष्प की संरचना की बात की थी। जीव जनन कैसे करते हैं उसमें हम लोग पुष्प की संरचना पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात की थी और पुष्प की संरचना के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुख्य 4 भाग होते हैं। 4 भाग की हमने बात की थी, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंमुंग और जायांग। पुंमुंग की प्रत्येक इकाई को स्त्री केसर कहा जाता है और जायांग की प्रत्येक इकाई को पुंमुंग की प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है और जायांग की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, जब तक आपने पीछे वाला वीडियो पूरा नहीं देखा है, ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरे का पूरा आपको लिखना बहुत ही कम पड़ेगा, लेकिन ये 15 से 20 मिनट का जो वीडियो है ये उसी पर आधारित है। ठीक है, अब तक आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आपने पुष्प की संरचना अच्छी तरह से पढ़ ली तो आप लोगों को आगे का जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पुष्प की संरचना में 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज जिसकी प्रत्येक इकाई बाह्य दल, दलपुंज जिसकी प्रत्येक इकाई दल, और पुंमुंग जिसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर, और जायांग जिसकी प्रत्येक इकाई को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर बोला जाता है। अब मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ एक शब्द से, परागण। इंग्लिश में इसे बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, परागण। इस शब्द से शुरुआत करेंगे कि परागण क्या होता है। इनके बारे में आपके विस्तार से नहीं दे रखा, लेकिन आपके इसके प्रकार के जो हैं दोनों नाम दे रखे हैं, तो उनकी दोनों की परिभाषा हमें आनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की, परागण होता क्या है। तो इसकी परिभाषा मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर से सुनिए आप। मान लीजिए एक पुष्प है, इससे पहले 2 शब्द और लिख रहा हूं मैं। एक तो लिख रहा हूं एक लिंगी, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, एक होता है द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। ठीक है, बाइसेक्सुअल। एक तो होता है एक लिंगी शब्द और एक होता है द्विलिंगी शब्द। दोनों को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, बार बार आएंगे। एक लिंगी की बात करें तो इसको अलग करो। एक का मतलब एक और लिंगी का मतलब लिंग। ऐसे पुष्प जिनमें क्या होगा? केवल एक लिंग होगा। अर्थात पादपों के अंदर पुष्प की बात कर रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं, तो पुष्प के अंदर 2 लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा। नर को हमने क्या बोला? पुंकेसर बोला। नर को हमने क्या बोला? पुंकेसर बोला। और मादा को हमने क्या बोला? स्त्री केसर बोला। जब इन दोनों में से कोई एक अगर पुष्प में है, इन दोनों में से कोई अगर एक पुष्प के अंदर है, फ्लावर के अंदर कोई एक है, या तो नर या फिर मादा, तो वो कहलाएंगे एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। समझ में आ गई? एक लिंगी पुष्प कौन से होंगे? ऐसे पुष्प जिनमें या तो पुंकेसर होगा या क्या होगा? स्त्री केसर होगा। समझ गए बात? अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। जैसे अगर बात करें तो पपीता है, ठीक है, तरबूज है, ये क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इनको आप लोग याद रख सकते हो। द्विलिंगी की बात करते हैं। द्विलिंगी में ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, जिनमें पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा। जैसे कल मैंने जो आपको डायग्राम बनाया था 4 नंबर पार्ट्स के अंदर, वो द्विलिंगी का था, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था? पुंकेसर भी बनाकर दिखाया था और साथ में आपको स्त्री केसर भी बनाकर दिखाया था। दल और बाह्य दल तो पुष्प के अंदर होते ही हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अगर साथ में होंगे तो क्या होगा? द्विलिंगी होगा। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी बोल सकते हो। द्विलिंगी को क्या बोल सकते हो? उभय। उभय का मतलब भी 2 होता है। उभय का मतलब भी क्या होता है? 2 होता है। तो ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होते हैं, उभयलिंगी। जैसे सरसों है, गुड़हल है, ये सब इसके अंदर आते हैं। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं आगे इस परागण शब्द की। तो परागण शब्द को समझिए, ये 2 शब्द आपको समझ में आ गए। परागण को समझिए। परागण क्या होगा? एक पुष्प है, मान लीजिए मैं पुष्प बना देता हूं, और ध्यान रखना मैं द्विलिंगी पुष्प ही बना रहा हूं। कौन सा? द्विलिंगी पुष्प जो है वही बनाया है मैंने। ठीक है, इसमें आप लोग आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, ये क्या है? पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। ये क्या है? स्त्री केसर। ठीक है,
पुंकेसर के अंदर मैंने 3 भाग बताए थे, उसका ऊपरी शीर्ष भाग मैंने आपको क्या बताया था, परागकोश बताया था। ऊपरी शीर्ष भाग मैंने आपको क्या बताया था, परागकोश बताया था। ठीक है, मार्कर थोड़ा खराब हो गया है, कल नया लाएंगे जिससे क्या है आपको ज़्यादा सही दिखेगा। ठीक है, देखिए ये परागकोश था, ये मैंने आपको बताया था पहले में संरचना वर्तिकाग्र, क्या बताया था, वर्तिकाग्र। ये नलिका रूपी संरचना जो थी ये वर्तिका थी, और ये उभरा हुआ भाग था वो अंडाशय था। ये इतना आपको ध्यान में रखना है, ये था। अब हम परागण की परिभाषा कर रहे हैं। जब परागण की परिभाषा देखिए, परागकोश के अंदर मैंने आपको एक और बताया था, परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, परागकण, जिन्हें नर युग्मक कहा जाता है। आज का पूरा वीडियो आपको समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है आपकी किताब में, लेकिन समझना है, पूरी बात को समझना। छोटा सा दे रखा है लेकिन पूरा समझोगे तभी ये समझ में आपको आने वाला है। तो नोट्स में शायद आपको कुछ नहीं मिलने वाला आज की इस वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। परागकण परागकोश में बनते हैं। अब इसकी परिभाषा परागण की, पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर, परागकण गोल होते हैं, कैसे होते हैं, गोल होते हैं। परागकोश से या पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर जब स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उस क्रिया को क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। उस क्रिया को क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। और प्यारे बच्चों, परागण की अगर बात करें तो ये किसके माध्यम से होगा, तो ये कीट के माध्यम से हो सकता है, जैसे मधुमक्खी है, टांटियां हैं, ठीक है, इनके माध्यम से हो सकता है। वायु के माध्यम से हो सकता है, जो हल्के परागकण होते हैं वो वायु के माध्यम से परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। तो ध्यान रखना, वर्तिकाग्र वही इसको ग्रहण कर, अपनी जाति के वर्तिकाग्र ही परागकणों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अन्य जाति के परागकण ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे अगर बात करें कि 2 पादप हैं एक्स वाई, तो एक्स के परागकण वाई जो है वो ग्रहण नहीं करेगी, एक्स का एक्स ही क्या करेगी, ग्रहण करेगी। जैसे सरसों के परागकण है वो सरसों की ही वर्तिकाग्र क्या है उसको ग्रहण करेगी, न कि अन्य गुड़हल या अन्य जो पादप है उसकी वर्तिकाग्र उसको ग्रहण कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो परागण की परिभाषा एक बार पुनः सुन ले, पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर जब स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को परागण बोला जाता है। और प्यारे बच्चों, ये परागण जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पहला है, यहाँ लिख रहा हूँ, पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। दूसरा है प्यारे बच्चों परपरागण। देखिए, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है परपरागण अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब क्या होता है, अपना, परागण का मतलब परागण। समझ रहा है इसको ध्यान से, स्व का मतलब होता है अपना। जब एक पुष्प में अगर द्विलिंगी पुष्प है तो उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, स्वपरागण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वपरागण बोला जाता है। या फिर इसमें अगर बात करें तो ये द्विलिंगी पुष्पों के अंदर ज़्यादा होता है, स्वपरागण क्रिया द्विलिंगी पुष्पों के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। परगा, पर का मतलब पराया, पराया, लेकिन यहाँ पे पराया का मतलब ये नहीं है कि पुष्प ही दूसरा हो, दूसरी जाति का हो, एक ही जाति के पुष्प हों, लेकिन अगर वो ये मान लीजिए एक पौधे पर है और वो उसी जाति के दूसरे पौधे पर है, उसी जाति के दूसरे पौधे पर है, तो यहाँ से परागकण निकलकर वो इस वर्तिकाग्र पर नहीं आ रहे, उस दूसरी शाखा पर उपस्थित जो पुष्प है उसकी वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं। समझ रहे बात को, जैसे मान लीजिए एक ये यहाँ पे है पुष्प और एक यहाँ पे है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही जाति के हैं, दोनों क्या है, ये भी सरसों का है, ये भी सरसों का है, लेकिन ये अलग अलग पौधों पे हैं या अलग अलग शाखाओं पे हैं या फिर कह सकते हैं अलग अलग हैं। तो ये मान लीजिए इसके परागकोश से परागकण निकलकर इसकी वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, लेकिन पुष्प एक ही जाति के हैं, तो ऐसे परागण को क्या बोला जाता है, परपरागण बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है,
पर परागण बोला जाता है। यहाँ पे पर का मतलब ये मत लगा लेना कि पराया होगा, दूसरी जाति का नहीं, जाति एक ही रहेगी हमेशा। तो ये आपके दो शब्द दे रखे थे, पर परागण और स्वपरागण, और परागण की परिभाषा। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि आगे जो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है वो देखिए, ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बताता हूँ आप लोगों को अब क्या होगा। अब मैं जो स्त्री केसर है उसका काम रहा है, जो परागकोश है उससे परागकण बनने के बाद में वो भी बहुत लंबी प्रोसेस है। मेल गेमेटोफाइट पढ़ते हैं नरयुग्मकोद्भिद, जो आप कक्षा 12 में पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अभी उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मैं यहाँ पे स्त्री केसर बना रहा हूँ पूरा बड़ा, ये देखिए स्त्री केसर, इस प्रकार की जो संरचना थी वो थी हमारे पास, ठीक है। नाम भी लिख देता हूँ साथ में। ये क्या था, वर्तिकाग्र था। ये क्या था, वर्तिकाग्र था। ये क्या थी, वर्तिका थी, ठीक है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि अगर आपको पुष्प की संरचना याद है तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाओगे। समझ रहे हो बात को। इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या था, अंडाशय। ये क्या था, अंडाशय। देखिए बात करते हैं अब क्या होगा, परागकोश से जो परागकण है वो किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। कुछ में पक्षियों द्वारा भी होता है, चमगादड़ जो स्तनधारी होता है उसके द्वारा भी होता है, तो वो अलग बात है, वो उसके कारक होते हैं जिनके माध्यम से वो होता है। हम मान लेते हैं कि परागकण जो है वो परागण की क्रिया द्वारा इसके ऊपर आ गए हैं, उसी जाति के, जिस जाति का ये स्त्री केसर है उसके ऊपर आ गए हैं। इस प्रकार से परागकण गोलाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। ये इस पे आ जाते हैं। अब आने के बाद में क्या होगा, परागकणों का अंकुरण होगा। परागकणों का क्या होगा, अंकुरण होगा, और अंकुरण उसी जाति की वर्तिकाग्र करती है। इस क्रिया को तो हमने परागण बोला था, परागकण आ गए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या हो गए, परागकण। मैं बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। परागकण हो गया, वर्तिकाग्र हो गई। अब परागकण आने के बाद में परागकण में छिद्र होते हैं। जैसे परागकण की संरचना होती है उसमें 2 या 3 या 4 छिद्र पाए जाते हैं, उनको जनन छिद्र बोला जाता है। वो तो आप लोग परागकण की संरचना में ही समझ पाओगे, वो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। तो इस परागकण से क्या होगी, एक नलिका निकलेगी, अंकुरण की क्रिया होगी, तब परागकण, पोलन ग्रेन्स बोला जाता है परागकण को इंग्लिश में। तो इन परागकणों से एक पोलन ट्यूब निकलेगी, पराग नलिका निकलेगी, और वो नलिका इस प्रकार से होती हुई इस वर्तिका इस पराग नली को रास्ता प्रदान करती है, ये बनती है। लेकिन उससे पहले इस अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। अब प्यारे बच्चों, बीजांड की संरचना आपके दे नहीं रखी है तो उसको तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार से बीजांड की संरचना होती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि अंडाशय में क्या उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, बीजांड उपस्थित होता है। बात करते हैं बीजांड। अब ये पराग नलिका जो है इसमें 2 नर युग्मक आएंगे जो परागकण में थे, ये प्रवेश करेगी, इसे किसके अंदर प्रवेश करेगी, इस बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी और अपने नर युग्मक यहाँ छोड़ देगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो मादा युग्मक है और यहाँ पर इसके अंदर पराग नलिका के माध्यम से क्या आ रहे हैं, नर युग्मक आ रहे हैं। तो अब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको विस्तार से अगर देखना चाहो तो कक्षा 12 NCERT बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, 7 या 8 वीडियो इस चैप्टर के बने हुए हैं, इस टॉपिक पर बने हुए हैं। तो आप लोगों ने तो बहुत ही कम दिया हुआ है, 5% ही दिया हुआ है। तो नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से है और मादा युग्मक, ये क्या होगा, ये मिलेंगे। ये मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट द्विगुणित संरचना होती है क्योंकि युग्मक हमेशा ही क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ये बनेंगे। अब इस युग्मनज को इंग्लिश में जाइगोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जाइगोट जो है वो बोला जाता है, जो द्विगुणित होता है। अब इस जाइगोट से भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, या इसे आप लोग बोल सकते हो इम्ब्रियो बनेगा।
क्या बनेगा, एम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो या फिर भ्रूण जो है वो बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है पुष्पों में लैंगिक जनन की। अब बात करते हैं लास्ट में क्या होगा, ये बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाएगा। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाएगा, बीज के अंदर बदल जाएगा, और अंडाशय जो है वो किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा, फ्रूट के अंदर बदल जाएगा। आप लोग सोचते हो कि जो फल है उसका निर्माण किससे होता है, कई बार पूछ लेते हैं। वैसे फल भी 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और आभासी फल। ठीक है, उनकी बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। अंडाशय जो है वो किस में बदलेगा, लास्ट में फल में। ठीक है, हो गया काम। बीजांड जो है वो किस में बदलेगा, बीज में। ठीक है, और अवशेष क्या रहे, बाह्य दल, दलपुंज या अन्य जो भी भाग हैं परिदल पुंज, वो पुष्प के क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, और लास्ट में शेष हमें एक तो फल मिलता है। फल के अंदर क्या स्थित रहता है, बीज स्थित रहता है, और उस बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है। उस बीज के अंदर क्या रहता है, भ्रूण रहता है, जिसको हम अनुकूल परिस्थितियों में अगर ज़मीन में बो देते हैं तो नई जो है वो नए पादप का निर्माण जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है। हम आगे वाले वीडियो के अंदर मानव में लैंगिक जनन की बात जो है वो करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन की बात जो है वो विस्तार से करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।